देखिए बच्चों, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन क्या होता है, संपर्क कोण क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए पृष्ठ तनाव। मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को बार बार देखिए। अब देखो पृष्ठ तनाव होता क्या है। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया है क्या कि कोई भी जो द्रव होता है, जब आप उसको फैलाते हो तो वो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, यानी कि सिकुड़ता है ना। और आप लोगों ने देखा होगा कि गोलाकार जो आकृति होती है, ठीक है, गोलाकार जो आकृति होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो न्यूनतम होता है। तो नॉर्मली वो उसी शेप में आ जाता है ना। तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है। कोई भी जो द्रव होती है उसकी सतह का या उसके पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है, जिसके कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव अपने क्षेत्रफल को संभावित न्यूनतम करने का प्रयास करता है। मतलब इस विशिष्ट गुण, यानी कि वो अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम कर पा रहा है, किसकी वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। तो पृष्ठ तनाव उस द्रव का, उसकी सतह का एक विशिष्ट गुण होता है, जिसकी वजह से वो अपने द्रव जो होता है वो अपने स्वतंत्र पृष्ठ को सदैव न्यूनतम करने का या अपने क्षेत्रफल को संभावित न्यूनतम करने का प्रयास करता है। तो द्रव की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ये हम जानते हैं, परंतु उनका अपना एक निश्चित आयतन जरूर होता है। भाई इनका एक निश्चित आयतन तो होता है, आकृति तो नहीं होती लेकिन आयतन तो होता है। जब उन्हें किसी पात्र में उड़ेला जाता है तो उनका एक स्वतंत्र पृष्ठ होगा। तो क्या होगा, जैसे ही आप उस द्रव को किसी पात्र में डालोगे तो वो उनका एक खुद का एक स्वतंत्र पृष्ठ होता है। इस स्वतंत्र पृष्ठ की कुछ अतिरिक्त ऊर्जा भी होती है और इसी घटना को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं बच्चों, पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। यह केवल द्रवों में हो सकती है, क्योंकि जो गैस होती है उनमें कोई स्वतंत्र पृष्ठ नहीं होता है, तो ये केवल और केवल द्रव का गुण है। तो पृष्ठ जो तनाव होता है वो केवल और केवल द्रवों का गुण होता है, यह गैसों का गुण नहीं होता है। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया पृष्ठ तनाव क्या होता है। किसी भी द्रव जो होता है उसकी सतह का या उसके पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है, जो उसके स्वतंत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को संभावित न्यूनतम करने का प्रयास करता है, और इसे ही हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। अब देखो पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। यदि किसी द्रव के पृष्ठ का, मान लो कि कोई द्रव है, उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल को आप बढ़ा रहे हो, तो उसके अणु द्रव के अंदर से द्रव के पृष्ठ पर आ जाएंगे। भाई द्रव में बहुत सारे अणु होंगे ना, आपने क्या किया, उस द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल को आपने बढ़ा दिया, तो उसके अंदर के जो अणु है वो उसके पृष्ठ के ऊपर आ जाएंगे। इन अणुओं को द्रव के, अब देखो द्रव के अंदर के जो अणु है वो आपस में आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। जैसे द्रव के अंदर के अणु है, ये आपस में दूसरे अणु से आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं। जैसे ही कुछ अणु इसके, आपने क्षेत्रफल को बढ़ाया तो इसके पृष्ठ पर आ गए, तो अब ये जो अंदर के अणु है वो इसको खींचेंगे। पृष्ठ वाले जो अणु है उसको ये अंदर वाले जो अणु है उसको ये खींचेंगे या नहीं। तो द्रव के पृष्ठ के ठीक नीचे वाले जो अणु है उनके आकर्षण बल के विरुद्ध इसको काम करना पड़ेगा। भाई ये इसको आकर्षित कर रहे हैं तो इसके आकर्षण के विरुद्ध इनको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यही कार्य नए पृष्ठ में, जो आपने नया पृष्ठ बनाया ना, इसके पृष्ठ को विस्तार करके नए पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, ये जो किया गया कार्य होता है वही हमारे नए पृष्ठ की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणुओं के पास में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा आ गई, आई नहीं आई। भाई ये जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो द्रव के पृष्ठ पर जो अणु है उनके पास में आ गई ना, और इसी ऊर्जा को हम कहते हैं पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो आया आपको समझ में कि द्रव के अंदर के जो अणु होते हैं, जैसे ही आपने कोई द्रव है उसके क्षेत्रफल को आपने बढ़ाया, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को आपने बढ़ा दिया, तो इसके जो अंदर के अणु है वो इसके पृष्ठ के ऊपर आ गए। अब ये पृष्ठ पर जो अणु है वो अंदर के अणु जो है वो इसको खींचेंगे आकर्षण बल से, तो इसके विरुद्ध इनको काम करना पड़ेगा। तो यही किया गया कार्य इनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, यानी कि ये जो पृष्ठ के जो अणु है इनके पास में एक अतिरिक्त ऊर्जा और आ गई, जिसे हम कहते हैं हमारी पृष्ठ ऊर्जा। ओके बच्चों, चलिए अब देखो पृष्ठीय ऊर्जा और पृष्ठ तनाव, इनको हम कैसे एक दूसरे के साथ में देखते हैं। माना कि कोई द्रव है, उसकी एक क्षैतिज फिल्म है, हमने कोई द्रव ले ली और इसकी एक क्षैतिज हमने इस तरह से फिल्म ली, इस तरह से हमने एक क्षैतिज को इसकी एक फिल्म बना ली जो किसी ऐसी छड़ के ऊपर समाप्त हो रही है, और ये जो फिल्म है वो ऐसी छड़ के ऊपर समाप्त हो रही है
जो समांतर निर्देशकों पर सरकने के लिए स्वतंत्र है। मतलब आप इसको सरका सकते हो, यहाँ है तो यहाँ से आप इसको इधर की तरफ सरका सकते हो समांतर निर्देशांकों के फलकों पर। अब देखो, माना कि साम्य अवस्था में हमारी जो छड़ है उसको किसी छोटी दूरी डी तक हटाया। साम्य अवस्था में हमने इसको एक छोटी सी जो दूरी है डी, उस तक हमने इसको हटाया। चूंकि फिल्म का जो क्षेत्रफल है या इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ गया। बढ़ा या नहीं बढ़ा? पहले इतना था, आपने इसको डी दूरी तक और करा तो ये इतना बढ़ गया। बढ़ा नहीं बढ़ा? बढ़ गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप इस निकाय में क्या होगी? अधिक ऊर्जा होगी। अभी तो हमने समझा, तो अब निकाय में अधिक ऊर्जा होगी। इसका अर्थ है कि आंतरिक बल के विपरीत कार्य किया गया, कि आंतरिक जो बल लग रहे थे उनके विरुद्ध तो काम किया गया, और यही तो किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ ना। तो माना कि आंतरिक बल जो है वो F है और किया गया कार्य कितना है? F डॉट डी। होगा नहीं होगा भाई? डी दूरी तक आप बढ़ा रहे हो तो किया गया कार्य कितना हो गया? F डॉट डी या फिर एफ डी हो गया। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार अब फिल्म में संचित अतिरिक्त आंतरिक ऊर्जा है, होगी नहीं होगी भाई? ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसके अंदर जो अतिरिक्त आंतरिक ऊर्जा है वो इतनी होगी। मानव फिल्म की प्रति एकांक क्षेत्रफल, यही आंतरिक ऊर्जा को हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। तो हमने मान लिया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो पृष्ठ ऊर्जा है उसको मैंने कहा S, और अतिरिक्त क्षेत्रफल कितना हो गया? 2dl। अब अतिरिक्त क्षेत्रफल कितना हो गया? 2dl। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फिल्म होती है उसमें दो पार्श्व होता है तथा जिनके बीच में यह द्रव होता है, जिसकी वजह से ये dl की जगह हमने कितना ले लिया? 2dl ले लिया। इस फिल्म के दो पृष्ठ होते हैं, अतः इसकी जो अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? S इंटू 2dl बराबर FD के बराबर होगी। किए गए कार्य के बराबर ये ऊर्जा होगी S 2dl बराबर FD। तो यहाँ से S की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? F अपॉन 2l। कितनी आ गई बच्चों? F अपॉन 2l। अब देखो, ये आपको ध्यान में रखनी है कि अतिरिक्त जो ऊर्जा है या आपकी जो सरफेस एनर्जी है वो इतनी होती है, S इक्वल टू होती है F अपॉन 2l। F तो आपका आंतरिक बल है। ओके, अब L क्या है? L ये वाली लेंथ है, L ये वाली लेंथ है, और D आपकी ये वाली लेंथ है। तो ये आ गया मेरा S इक्वल टू F अपॉन 2l। यहाँ पर हमने 2dl क्यों लिया? 2d और l, ये dl का मतलब ऐसा वाला dl नहीं जो आप एक साथ लिखते हो। ये d अलग है और l अलग है। l ये वाली लेंथ है और d जो हमने बढ़ाया था ना इतना, वो चीज है। तो यहाँ पर हमने 2 क्यों लिया? 2 इसलिए लिया क्योंकि जो फिल्म होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमने इसको 2 से और गुना किया और यहाँ से हमने S की वैल्यू निकाल ली। तो आपको ये S का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखो, राशि जो S होती है वो पृष्ठ तनाव की वजह से तो हुई, तो ये पृष्ठ तनाव का परिणाम है। अतः द्रव के प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा कहलाती है। यह चलित छड़ की प्रति एकांक लंबाई पर तरल द्वारा आरोपित बल है या नहीं है? अगर आप L का मान 1 कर दो तो क्या हो जाएगा? यह चलित छड़ की प्रति एकांक लंबाई पर तरल द्वारा आरोपित बल ही तो है। अब देखो, यदि पदार्थ के अणु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करता है तो पृष्ठीय ऊर्जा कम होती है। क्या हो जाएगी? पृष्ठीय ऊर्जा कम हो जाएगी। जबकि यदि एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करता है तो क्या हो जाती है? पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार और अधिक उपयुक्त रूप में हम क्या कह सकते हैं कि पृष्ठीय ऊर्जा दोनों पदार्थों के मध्य अंतर पृष्ठ की ऊर्जा होती है नहीं होती है, तथा यह दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो S का मान घटेगा, और अगर पदार्थ के अणु एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो S का मान बढ़ेगा। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी पृष्ठीय ऊर्जा। अब देखो, इनके आधार पर हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो अब तक हमने पढ़ा। पृष्ठ तनाव द्रव तथा किसी अन्य पदार्थ के बीच अंतर पृष्ठ के तल में प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल है या नहीं? अभी भी तो पढ़ा, S इक्वल टू F अपॉन 2l। यह द्रव के भीतर के अणुओं की तुलना में अंतर पृष्ठ के अणुओं की अतिरिक्त ऊर्जा होती है। बताया ना मैंने कि ये जो ऊर्जा होती है पृष्ठ पर जो अणु होते हैं उनकी ऊर्जा होती है, ना कि भीतर वाले। तो भीतर के अणुओं की तुलना में अंतर पृष्ठ के अणुओं की अतिरिक्त ऊर्जा ही तो हमारी पृष्ठीय ऊर्जा थी। तो पृष्ठ ऊर्जा के बारे में एक चीज हमें ये समझ में आई, मतलब जो हमने पढ़ा अब हम उसको थ्योरी में लिख रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि अंतर पृष्ठ के किसी बिंदु पर हम पृष्ठ तल में एक रेखा खींचते हैं। अंतर पृष्ठ के किसी बिंदु पर हमने पृष्ठ तल में एक रेखा खींच ली। जो भी हमारा तरल है उसके अंतर पृष्ठ के किसी बिंदु पर हमने पृष्ठ तल में एक रेखा खींच ली। ये रेखा सीमा रेखा नहीं है। ओके, अब देखो, इस रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर
ये जो रेखा हमने खींची है इसके प्रति एकांक लंबाई पर रेखा के लंबवत परिमाण में समान और दिशा में विपरीत पृष्ठ बल एस की हमने कल्पना करी है। जो पृष्ठ बल इसके ऊपर लग रहे हैं एस, उनकी हमने कल्पना करी है। अब देखो यह रेखा जो है वो साम्यावस्था में, यानी कि ये जो रेखा है वो हमारी साम्यावस्था में खींची है हमने। और अधिक स्पष्टता के लिए पृष्ठ पर परमाणु तथा अणुओं की रेखा की एक हमने कल्पना करी है। अब देखो इस रेखा के बाईं ओर जो परमाणु होंगे ना, वो इस रेखा को अपनी ओर ले जाना चाहेंगे या नहीं। इस रेखा के दाईं ओर जो परमाणु होंगे वो इसे अपनी ओर ले जाना चाहेंगे, ऐसा ही तो होगा। तो तनाव की स्थिति में यह परमाणुओं की रेखा साम्यावस्था में होगी। तो जब यहाँ पर पृष्ठ तनाव होगा ना, तो उस कंडीशन में तो ये रेखा साम्यावस्था में, ना ये बाईं ओर जा रही है ना ये दाईं ओर जा रही है, ये साम्यावस्था में है। यदि वास्तव में रेखा अंतरपृष्ठ की सीमांत रेखा, अगर आपने इस रेखा को सीमांत रेखा पे खींच दिया तो केवल अंदर की ओर प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल एस होगा। अगर आपने इसको सीमा रेखा पर खींच दिया तो उस कंडीशन में केवल और केवल अंदर की ओर एक बल लगेगा एस। वो क्या होगा, अंदर की ओर प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल एस होगा, केवल अंदर की ओर लगेगा तब। तो ये हमें चीज समझ में यहाँ पे आई। तो मतलब कुल मिला के हमने पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा, इन सब के बारे में यहाँ पे अच्छे से जान लिया। सिर्फ और सिर्फ पृष्ठीय ऊर्जा से तात्पर्य हमने क्या कहा कि जैसे ही हमने हमारा जो द्रव है उसके पृष्ठ को बढ़ाया तो उस कंडीशन में अंदर के जो अणु थे वो कुछ पृष्ठ पर आ गए। अब वो अंदर के अणु जो है उनके ऊपर, जो पृष्ठ पर आए हुए जो अणु है, अंदर के अणु उनके ऊपर आकर्षण बल लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको काम करना पड़ रहा है। और यही काम इनकी पृष्ठीय ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, जिसको हमने पृष्ठीय ऊर्जा कहा। अब देखो पृष्ठ तनाव का जो मान होता है वो ताप के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। शांता के समान पृष्ठ तनाव का जो मान होता है वो ताप वृद्धि के साथ कम हो जाता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर का मान बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम होता जाता है। ओके बच्चों, तो ये आप ध्यान में रखना। जैसे शांता का था वैसे इसका ताप वृद्धि के साथ ये कम हो जाता है। अब देखो हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में हमने कांच की प्लेट ली है और इस कांच की प्लेट को एक तरल में के ऊपर ऐसे इस तरह से रखा है और इसके इधर की तरफ हमने एक तुला जोड़ दी, होती है ना तराजू टाइप, तुला जोड़ दी। पहले हमने इसके ऊपर इस तरह से वेट रखा कि ये साम्यावस्था में है, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर एक अतिरिक्त वेट और रख दिया। उस अतिरिक्त वेट को मैंने नाम दिया W। अब मैंने इसके ऊपर एक वेट और लगा दिया, साम्यावस्था के अलावा मैंने इसके ऊपर एक अतिरिक्त वेट W और रखा कि ये जो प्लेट है वो इस द्रव से अलग हो गई। कितना वेट हमने रखा, तो मान लीजिए कि आवश्यक अतिरिक्त भार कितना है, W है। तब द्रव वायु अंतर पृष्ठ का जो पृष्ठ तनाव होगा, द्रव और जो वायु है उसके अंतर पृष्ठ का जो भी पृष्ठ तनाव होगा उसको इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले डायरेक्टली दिए हुए हैं, हमें इनको डायरेक्टली यहाँ पे ध्यान में रखना है। इनके डेरिवेशन वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वो कितना होता है, SLA W/2L होता है। कितना होता है, W/2L। और W की जगह आप mg रख दो। कितना है बाहर, m कितना आपने रखा और g कितना लग रहा है, तो mg/2L ये इतना होता है। m क्या है, अतिरिक्त भार। L क्या है, कांच की प्लेट के निचले किनारे की लंबाई है। कांच की जो प्लेट है ना उसके निचले किनारे की जो लंबाई है ना वो है L। इस तथ्य को आप बताओ, यहाँ द्रव वायु अंतर पृष्ठ तनाव सम्मिलित है, मतलब यहाँ के पर जो द्रव वायु SLA, L का मतलब है लिक्विड, A का मतलब है एयर, यानी कि द्रव वायु अंतर पृष्ठ जो है तनाव वो इतना होता है। तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए संपर्क कोण क्या होता है। किसी अन्य माध्यम के संपर्क तल के निकट द्रव का जो पृष्ठ होता है वो आमतौर पर वक्रीय होता है, यानी कि किसी अन्य माध्यम के संपर्क तल के निकट द्रव का जो भी पृष्ठ हम लेते हैं वो नॉर्मली कैसा होता है, वक्रीय होता है। संपर्क बिंदु पर कोई भी जो संपर्क बिंदु होता है जहां पर ये संपर्क में आ रहे हैं, तो संपर्क बिंदु पर द्रव पृष्ठ पर स्पर्शजा, संपर्क जो बिंदु होता है उस पर द्रव पृष्ठ पर जो स्पर्शजा होती है वो, तथा द्रव के अंदर जो ठोस पृष्ठ होता है उस पर जो स्पर्शजा होती है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसे ही हम संपर्क कोण थीटा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि संपर्क कोण क्या होता है, द्रव पृष्ठ पर स्पर्शजा और ठोस के और जो द्रव होता है उसके अंदर ठोस के पृष्ठ पर जो स्पर्शजा होती है उनके बीच का जो एंगल होता है वही हमारा संपर्क कोण कहलाता है। द्रव तथा ठोस के विभिन्न युग्मों के
अंतर पृष्ठों पर इसका जो मान होता है थीटा का मान वो अलग अलग होगा। संपर्क कोण का मान यह दर्शाता है कि कोई द्रव किसी ठोस के पृष्ठ पर फैलेगा अथवा इस पर बूंदे बनाएगा। मतलब इस संपर्क कोण की सहायता से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी ठोस के ऊपर जब हमने द्रव को डाला तो ये फैल जाएगा या ये बूंद के रूप में रहेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, कमल के पत्ते के ऊपर पानी जो होता है वो बूंद के रूप में होता है, और इसी पानी को आप प्लास्टिक पे डालो तो वो फैल जाता है। फैलता है या नहीं? तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये हमारा डिपेंड करता है संपर्क कोण के ऊपर। ठीक है, संपर्क कोण का मान किस तरह से, संपर्क कोण का मान जितना जैसे होगा उस तरह से ये फैलेगा और या फिर ये बूंद के रूप में रहेगा। तो कमल के पत्तों पर पानी जो होती है वो बूंदे बनाती है, जबकि एक स्वच्छ प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर ये पानी जो होता है वो क्या होता है? फैल जाता है। तो किसकी वजह से हुआ? ये संपर्क कोण की वजह से। देखो इस तरह से, ये कमल के पत्ते के ऊपर तो ये बूंद के रूप में, तो इसका थीटा कितना है? ये। और ये पानी स्वच्छ प्लास्टिक के ऊपर ये फैल गया तो इसका थीटा है ये। तो इस तरह से होता है। द्रव वायु के लिए पृष्ठ तनाव है SLA। ठोस वायु के लिए पृष्ठ तनाव को माना S ऑफ SA, और ठोस और द्रव के लिए माना S ऑफ SL। तीनों माध्यम के पृष्ठों पर लगे बल, तीनों जो माध्यम होते हैं इनके पृष्ठों पर लगे जो बल होते हैं वह संपर्क रेखा पर साम्य अवस्था में होने चाहिए। ये तीनों जो होते हैं, ये संपर्क जो रेखा होती है ना, ये इनके ऊपर साम्य अवस्था में होने चाहिए। इन तीनों से जब हम एक फॉर्मूला व्युत्पन्न करते हैं तो इस फॉर्मूले को भी आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। वो इतना होता है SLA cos थीटा प्लस S ऑफ SL बराबर होता है S ऑफ SA। यदि आपका S ऑफ SL ज्यादा हो जाए SLA से, देखो S का मतलब होता है सॉलिड, L का मतलब होता है लिक्विड और A का मतलब होता है एयर। तो इनसे आप इनके सिंबल ध्यान में रखना। अगर इसका मान ज्यादा है और इसका मान कम है तो संपर्क जो कोण होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे पानी तथा पत्ते का अंतर पृष्ठ, तो संपर्क कोण वृहद कोण होगा। कैसा होगा? वृहद कोण होगा। जैसा कि पानी तथा पत्ते का अंतर पृष्ठ, देखो ये वृहद कोण ही तो हुआ। देखो 90 से ज्यादा है और ये 90 से कम है, तो पानी और पत्ते के ऊपर तो ये बूंद बनाएगा। पानी तथा रेशे के बीच, और अगर पानी और रेशों के बीच संपर्क कोण बड़ा करने के लिए, अगर मुझे पानी और रेशों के बीच में संपर्क कोण को बड़ा करना है ना, तो इसके लिए हम जो जल होता है ना उसमें सहकारक का यूज करते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से संपर्क जो कोण है वो हम लोग बता सकते हैं कि इस कोण के माध्यम से हमें पता पड़ता है कि ये द्रव के रूप में रहेगा, सॉरी बूंद के रूप में रहेगा, कि या फिर ये फैलेगा। ओके, तो ये था हमारा संपर्क कोण। अब देखिए बूंद और तथा बुलबुले की हम बात करते हैं। जैसे बूंद और जो बुलबुला होता है उसमें फर्क होता है नहीं होता है? क्या बूंद और बुलबुला एक जैसा ही होता है? नहीं ना। देखो पृष्ठ तनाव का एक महत्व यह भी है कि यह गुरुत्व बल के प्रभाव की उपेक्षा की जा सकती है, कि यहाँ पर हम गुरुत्वीय बल का जो प्रभाव होता है ना उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो द्रव की मुक्त बूंदे तथा बुलबुले जो होता है वो गोलाकार होता है। अगर हम गुरुत्वीय बल के प्रभाव की उपेक्षा करें तो द्रव की जो बूंदे होती है या फिर जो बुलबुले होते हैं वो गोलाकार होते हैं। होते नहीं होते? गोले के रूप में तो दिखाई देते हैं ना। साबुन का बुलबुला आपने देखा होगा ना, साबुन में बुलबुले बनते हैं तो गोलाकार ही दिखाई देते हैं। किसी दिए गए आयतन के लिए सर्वाधिक स्थायी पृष्ठ क्या होता है? जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम हो। कोई भी दिए गए आयतन के लिए सर्वाधिक स्थायी पृष्ठ हमेशा वही होगा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम हो, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए इनकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। यदि गुरुत्व बल तथा अन्य बल को हम नहीं ले तो द्रव की जो बूंदें होती है वो गोल होती है। पृष्ठ तनाव का एक अन्य रोचक परिणाम और क्या है कि बूंद के भीतर का जो दाब होता है, कि कोई भी जो बूंद होती है ना उसके भीतर का जो दाब होता है ना वो बाहर के दाब से अधिक होता है। हमेशा ध्यान में रखना कि बूंद के भीतर का दाब ज्यादा होता है, जबकि बूंद के बाहर का जो दाब होता है ना वो यहाँ पे कम होता है। अब देखो माना कि कोई r त्रिज्या की कोई गोल बूंद है, हमने कोई एक r त्रिज्या की कोई गोल बूंद ले ली है और यह बूंद जो है वो साम्य अवस्था में है। अब इस बूंद की जो त्रिज्या है उसको मुझे डेल्टा r से बढ़ाना है। ये जो बूंद है इसकी जो त्रिज्या इसको मैंने डेल्टा r से बढ़ा दिया। ये पहले साम्य अवस्था में थी r त्रिज्या की, अब इसकी त्रिज्या को मैंने डेल्टा r से बढ़ा दिया तो बूंद में अतिरिक्त ऊर्जा आएगी। वो अतिरिक्त ऊर्जा कितनी आएगी वो भी आपको डायरेक्टली ध्यान में रखनी है, इसका भी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। वो ऊर्जा आएगी इतनी। अब देखो यदि बूंद साम्य अवस्था में तो खर्च की गई यह ऊर्जा बूंद के भीतर
और बूंद के बाहर, डेफिनेट सी बात है कि बूंद के भीतर दाब कुछ और होगा और बूंद के बाहर जो दाब है वो कुछ और होगा। बूंद के भीतर के दाब को मैंने कहा पी आई, बाहर के दाब को कहा पी ओ, पी इन और पी आउट, तो इनमें दाबांतर आ गया। तो यह जो ऊर्जा है वह दाबांतर के प्रभाव में प्रसार के कारण बूंद द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा से संतुलित होती है। यानी कि W बराबर हो जाएगा पी आई माइनस पी जीरो 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। यहाँ किया गया कार्य इतना होगा, ये दाबांतर और इस तरह से होगा। और जब आप यहाँ से इसको एस एल ए के फॉर्म में निकालोगे, ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है। देखो थोड़ा सा ये चीज हमारे लिए टिपिकल जरूर पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीजें डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, इनके डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ध्यान में रखने वाली चीज है, बस इनके जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ से पी आई माइनस पी नॉट जो होता है वो इतना आता है 2SLA अपॉन आर। व्यापक रूप में किसी द्रव गैस अंतरपृष्ठ के लिए उत्तल पार्श्व की ओर दाब का जो मान होता है वो अवतल पार्श्व की ओर के दाब के मान से अधिक होता है। उत्तल पार्श्व की ओर दाब का जो मान होता है वो अवतल पार्श्व की ओर दाब के मान से अधिक होता है। जैसे किसी द्रव के भीतर कोई वायु का बुलबुला है, कोई द्रव है उसके भीतर जो वायु का बुलबुला है, तो यह वायु का बुलबुला अधिक दाब के ऊपर होगा। किसी बुलबुले की जो बनावट होती है वो बूंद अथवा किसी गुहिका से भिन्न होती है ना, सेम थोड़ी होती है। बुलबुले जो होते हैं इसके अंदर दो अंतरपृष्ठ होते हैं, होते नहीं होते हैं ना। तो इस तर्क के आधार पर अगर मैं बुलबुले के लिए पी आई माइनस पी नॉट लिखूं तो यहाँ पर एक दो और आ जाएगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो बुलबुले के लिए दाबांतर का फॉर्मूला इतना होता है, जबकि बूंद के लिए दाबांतर का फॉर्मूला इतना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी कारण साबुन का जो बुलबुला है बनाने के लिए हमें तेजी से फूंकना पड़ता है, तेजी से जोर लगाना पड़ता है ना, लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है, अंदर थोड़ा अधिक दाब होना ही चाहिए। ओके, क्योंकि आप बहुत ज्यादा तेजी से लगाओगे तो फूट जाएगा, होता है ना ऐसा। तो ये जो चीज है ये तो हमारे साबुन के या बुलबुले के लिए है। तो बुलबुले के लिए दाबांतर होता है 4SLA अपॉन आर। चलिए, तो ये तो था हमारा बुलबुला और बूंद के बारे में हमने चर्चा करी और इनके लिए हमने दाबांतर के फॉर्मूले देखे। तो अब हम बात करते हैं केश के उन्नयन क्या होता है। देखो उन्नयन का मतलब होता है ऊपर उठना। तो देखो क्या होता है, किसी पतली नली में गुरुत्व के विरुद्ध, राइट, कोई भी चीज गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है, लेकिन अगर एक पतली नली में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल का ऊपर उठना किसी वक्रित द्रव्य वायु अंतरपृष्ठ के दोनों ओर दाब में अंतर के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि गुरुत्व के विरुद्ध कोई पतली नली है उसमें जल ऊपर उठ रहा है, जबकि गुरुत्वाकर्षण तो उसको नीचे खींचना चाहिए, लेकिन वो ऊपर उठ रहा है। क्यों वो उठ रहा है? इसकी वजह से द्रव और जो वायु है उसके अंतरपृष्ठ के दोनों ओर जो दाब है उसमें अंतर के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं केशिकीय उन्नयन। अब देखो क्या होता है, लैटिन भाषा में यह शब्द कैपिला, यह जो शब्द है वो कैपिला है और इस कैपिला का अर्थ होता है केश, यानी कि बाल। यानी कि यदि कोई नली केश की भांति, हमारे बाल कितने पतले होते हैं ना, तो अगर कोई नली केश की भांति, हमारे बालों की भांति बहुत पतली है तो उस नली में उन्नयन बहुत अधिक होगा। जितनी पतली नली होगी उसमें जल का स्तर उतना ही ज्यादा ऊपर उठेगा, यानी कि उसका उन्नयन उतना ही होगा। इसी तथ्य को देखने के लिए ऐसी वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट या एक त्रिज्या की ऊर्ध्वाधर कोई हमने केश नली ले ली जिसकी ऊर्ध्वाधर, इसकी त्रिज्या को हमने कितना माना है? A माना है। और इसको हमने जल से भरे किसी बर्तन में, किसी खुले बर्तन में इसको हमने डुबो दिया। हमने कोई एक केश की नली ले ली है जिसकी त्रिज्या है A, और हमने कोई एक जल से भरा हुआ बर्तन है जिसमें खुला है वो ऊपर से, उसमें हमने उसको डुबो दिया। पानी तथा कांच, अब देखो अभी अभी हमने संपर्क कोण के बारे में पढ़ा, तो हमारे जो पानी होता है और जो हमारा कांच होता है इनका जो संपर्क कोण होता है वो न्यून होता है, न्यून यानी कि कम होता है। इस प्रकार केशिका में पानी का जो पृष्ठ होता है वो कैसा होगा? संपर्क कोण न्यून होता है, जिसकी वजह से पानी में इस केशिका का जो पृष्ठ होता है वो अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल, उत्तल, ये सब आप जानते हो ना। इसका अर्थ है कि शीर्ष जो होता है वो पृष्ठ के दोनों ओर दाबांतर है, यानी कि इसका जो शीर्ष पृष्ठ है उसके दोनों ओर दाबांतर है। तो देखो ये जो दाबांतर है वो कितना आता है? पी आई माइनस पी नॉट, मैंने कहा अंदर और बाहर दाबांतर हो गया पी आई माइनस पी नॉट। अभी भी हमने पढ़ा कितना होता है? 2S अपॉन आर। यहाँ पर जब आप आर की वैल्यू इस फॉर्मूले से यहाँ से निकालेंगे, ये एंगल है थीटा, ये चीज है आर और ये चीज है ए, तो
यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी a sec थीटा। कितनी आएगी? a sec थीटा। और sec को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा cos। तो दाबांतर कितना होता है? 2s/a इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार नली के भीतर वायु जल अंतर पृष्ठ पर जल का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है। यानी कि जल का जो दाब होता है ना इस पृष्ठ पर, वो हमारे वायुमंडलीय जो दाब होता है उससे कम होता है। तो जो चित्र में जो दो बिंदु दिखाए गए हैं, कौन से? ये ए और बी, इन दोनों के ऊपर दाब का जो मान है वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन दोनों बिंदुओं पर दाब का मान समान होना चाहिए। इस बिंदु पर कोई बिंदु है, यहाँ पर ए, यहाँ पर है बी, इन पर दाब का मान समान होना चाहिए। यहाँ दाब है P0 और यहाँ पर जो दाब है वो मेरा PA। तो दाब का मान जब हम समान करेंगे तो कितना आ जाएगा? P0 प्लस H रो जी बराबर PI बराबर PA। भाई अंदर जो दाब होगा वो PA के बराबर हो जाएगा इसके। तो यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन आ गई। ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारी फर्स्ट सेकंड वीडियो उनमें पढ़ चुके हैं। रो क्या है? ये रो जो है वो जल का घनत्व है, और जो ये H है ना, इसे ही हम कहते हैं केशिकीय उन्नयन, कि ये कितना अधिक ऊपर उठा, केशिकीय उन्नयन हुआ इसका। तो इन समीकरणों से H रो जी बराबर कितना आ गया? PI माइनस P0 के बराबर आ गया। P0 को इधर ले गए तो H रो जी बराबर आ गया PI माइनस P0। PI माइनस P और अभी हमने निकाला कितना है? 2s cos थीटा अपॉन a है या नहीं है? तो केशिकीय उन्नयन का जो कारण है वो किसकी वजह से? ये जो केशिकीय उन्नयन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये पृष्ठ तनाव की वजह से ही हो रहा है। a के लघु मानों के लिए अगर a का मान कम होगा तो इस h का मान ज्यादा होगा। तो a के लघु मानों के लिए यह अधिक होता है, यानी कि जितना कम, यानी कि जितनी पतली नली होगी उसका केशिकीय उन्नयन उतना ही अधिक होगा। और ये चीज हम लोगों ने अभी थ्योरी में भी देखी ना, हमने बिल्कुल पतली नली ली, बालों के जैसी ली ना। बारीक या अत्यधिक पतली केशिका में प्रतिरूप तौर से यह कुछ सेंटीमीटर कोटि का होता है। तो केशिकीय उन्नयन आपको समझ में आया? जितनी पतली नली होती है उसके लिए H का मान उतना ही ज्यादा होता है, यानी कि उसमें जल का स्तर उतना ही ज्यादा होगा। और इसका ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं अपमार्जक। वैसे अपमार्जक सुना होगा ना आप लोगों ने साबुन वगैरह के बारे में। तो अपमार्जक वगैरह मतलब ये अपमार्जक कैसे क्या काम करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखो सर्फ या जो अपमार्जक होते हैं इनको पानी में मिलाने पर पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है ना वो घट जाता है। यानी कि जैसे ही आप किसी सर्फ या अपमार्जक को पानी में मिलाते हो तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है ना वो घट जाता है, और पानी कपड़े के जो सूक्ष्म छिद्र होता है ना उनमें आसानी से चला जाता है। अन्यथा हमारा अगर शुद्ध पानी होता है तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे जो कपड़े के सूक्ष्म छिद्र होता है उन तक नहीं पहुंच पाता। तो मैल या चिकनाई युक्त पदार्थ के कण तथा पानी के बीच आसंजक बलों का जो मान होता है वो सहसंजक बलों से अधिक होता है। आसंजक और सहसंजक बल क्या होता है ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना। इस प्रकार ऐसा जल मैल को बाहर निकाल देता है और कपड़ों की जो सफाई होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। मतलब कुल मिला के अपमार्जक का जो होता है वो क्या करते हैं, ये पानी के साथ मिलके इसके पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिसकी वजह से यह कपड़ों के जो छेद होते हैं उनमें आसानी से पहुंच जाता है और वहां से धूल मिट्टी के जो कण होते हैं या चिकनाई युक्त जो कण होते हैं उनको बाहर निकाल देता है और हमारे जो कपड़े होते हैं वो साफ हो जाता है। इसी तरह से अगर आप ऊनी जो कपड़े होते हैं उनकी धुलाई के लिए हम पेट्रोल वगैरह का यूज करते हैं ना, क्योंकि पेट्रोल का यूज करने से पृष्ठ तनाव और भी कम हो जाता है, जिससे मैल कण आसानी से छूट जाते हैं और बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो आप लोग ड्राई क्लीन वगैरह पे कपड़े डालते हो ना, तो वहाँ ये लोग करते क्या है, इन्हीं चीजों का तो यूज करते हैं, पेट्रोल वगैरह का इन सब का तो यूज करते हैं। ड्राई क्लीन जो सॉल्यूशंस आते हैं तो इन सब चीजों का यूज करके ये लोग आसानी से जो गंदगी होती है कपड़ों में से उनको निकाल देते हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से समझिए, जैसे ये कोई पानी है और ये साबुन, हेयर पिन जैसी आकृति होती है ना, हेयर पिन जो यूज करते हैं साबुन के जो अणु है उनकी हमने हेयर पिन जैसी आकृति बताई है। अब देखो ये पानी में मिल गए तो हमें इस तरह से दिखाई दिया। तो पानी से आकृष्ट साबुन अणुओं के शीर्ष, ये जो साबुन के जो अणु होते हैं ये पानी से बंधे हुए रहते हैं, इनका जो एक सिरा होता है वो पानी से बंधा हुआ रहता है। अब देखो ये मान लो कि कोई ग्रीस युक्त धूल के कण का प्लास्टर है, कोई भी आपकी धूल मिट्टी वाला आपने ले लिया वो है, जैसे ही आपने इसको जल मिलाया, जैसे ही आपने इसके ऊपर जल डाला तो धूल के कण विलग्नित नहीं होते। अगर आपने शुद्ध जल डाला तो क्या होगा,
ये बिल्कुल भी इसमें विलगित नहीं होंगे ना। और आपने जैसे ही इसमें ये वाला पानी डाला ना, अपमार्जक वाला, कि जिसमें आपने साबुन में मिला रखा है, वो आपने डाला, तो अपमार्जक मिलाने पर उसके अणुओं के तेलीय जो छोर होते हैं उस सीमा की ओर आकृष्ट होते हैं जहाँ जल धूल कण से मिलता है। तो अपमार्जक का जो एक सिरा होता है वो तो जल के अणुओं से बंधा हुआ रहता है, और दूसरा जो सिरा होता है वो इस चिकनाई से बंधा रहता है। तो इस तरह से ये होते हैं। फिर क्या होता है, ये जो छोर होते हैं, अक्रिय जो छोर होते हैं, वह धूल कणों को घेर लेते हैं। जो ये सारे के सारे इसके जो ये छोर है, ये धूल के कणों को इन्होंने घेर लिया। देखो घेर लिया ना, ये देखो सारे के सारे धूल कणों को इन्होंने घेर लिया, जिससे धूल कण प्लास्टर जल प्रवाह द्वारा अलग हो जाता है। और सारे के सारे ये घेर लिया, और अब ये सारे के सारे जो है वो जल प्रवाह के द्वारा अलग हो जाते हैं। निलंबित धूल के कण साबुन के अणुओं से घिरे हुए हैं। अब देखो ये धूल के कण और ये साबुन के अणुओं ने देखो इसको कैसे घेर लिया, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। और फिर आपका जो कपड़े होते हैं वो आसानी से साफ हो जाते हैं। तो मतलब अपमार्जक जो होता है, इनकी क्रिया कैसे होती है, ये इस डायग्राम में हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। वैसे कुल मिला के ये पृष्ठ तनाव से रिलेटेड है कि जो अपमार्जक होते हैं उनको जल में मिलाने पर ये जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पृष्ठ तनाव जब कम हो गया तो डेफिनेट सी बात है कि ये कपड़ों के सूक्ष्म छिद्रों में आसानी से पहुंचेगा और उनको आसानी से साफ कर देगा। जबकि जो शुद्ध जल होता है उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो धूल के कणों को इनको आसानी से साफ नहीं कर पाता है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ ही हमारा जो ये 10 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ ये जरूर है कि इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट थे जिनके डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं थे, तो वो थोड़े से आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप एक दो बार उनको याद करेंगे तो वो आसानी से हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल निकालेंगे तो वो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। तो अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करते रहिए, डेरिवेशन वगैरह जो भी है उनको आप हैंड ओवर करके जरूर देखिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।